This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मेरी अब बताइएगा, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर्ड है? ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बिजनेस का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपसे इमरान शहजाद बात कर रहा हूं। नेट की वजह से अभी मैंने अपनी पिक्चर जो है वो कैमरा ऑन नहीं किया और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये हमारा सीए का सेशन है और मार्च 2017 में ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ मुश्ताक का, और इसकी हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। ये ज़रा पहला डेटा मैं ज़रा रेज कर दूं ताकि आपको इसको करने में आसानी हो। रिक्वायर्ड है जी हमारे पास अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and rules made thereunder compute taxable income net tax payable by or refundable to Mushtaq for year 30th June। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसको ज़रा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ से हमें एक बात जो है वो ये समझ आ गई कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, इंडिविजुअल का है। ठीक है, तो चलते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। मुश्ताक इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ मुश्ताक एंटरप्राइजेस। जी बिल्कुल ठीक है, इसके बिजनेस का नाम है मुश्ताक एंटरप्राइजेस। इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ME's profit and loss account shows profit before tax of rupees 1.8 million for the year ended 30th June X7। इसका टैक्स ईयर हो गया हमारा X7 और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 1.8, यानी दूसरे अल्फाज में 18 लाख रुपया हमारे पास इसका प्रॉफिट है। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें हमारे पास बिजनेस इनकम मौजूद है। A review of ME's record has revealed the following information। यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमें इस बात को खुद से अब शामिल नहीं करना कि इसमें चीज़ें शामिल हैं। हम तमाम इंफॉर्मेशन को देखते जाएंगे। इसका तरीक़ेकार सुनिएगा क्या होगा कि ये हमारी असल में बिजनेस इनकम हम इसको समझ रहे हैं। अगर इसमें कोई और हेड ऑफ इनकम हुआ तो हम उसको इसमें से पहले निकाल देंगे। ठीक, पहला काम ये करेंगे स्टेप 1। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक चीज़ का ख्याल करेंगे कि हम डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है उसको सबसे एंड के ऊपर माइनस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे उसको एडजस्ट किया जाएगा। ये तरतीब होगी। स्टेप नंबर 1 इसमें से तमाम अदर इनकम को निकाल देंगे। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट्स करेंगे और जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, एडमिसिबल को माइनस करेंगे लेकिन डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सबसे एंड पे करेंगे। और इससे पहले अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हुए तो उनको माइनस करेंगे, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में कोई डिप्रिसिएशन हुई तो उसको भी इस साल की डिप्रिसिएशन का हिस्सा बना देंगे। ठीक हो गया जी। चले अब चलते हैं इसको वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। कहता जी ME एम्प्लॉयज 5 सेल्समैन ₹32,000 per month were paid to each salesman in cash, which includes reimbursement of ₹6,000 per month incurred on entertainment of customers at the business premises। वो कहता है जी बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर जो है वो खर्चा आ रहा था 32,000 का। चलें हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो उसने हेड ऑफ इनकम दिया है
उसने कहा कि असल में उसने ये जो अमाउंट है, ये बात किसकी कर रहा है, एक्सपेंस की। वो कहता है इस 18 लाख में ये जो एक्सपेंस आ रहा है उसके अंदर दो तरह के एक्सपेंस हैं। 32,000 तो बेसिकली उसने हर एम्प्लॉय को पेमेंट की है, और उसके अंदर 6,000 जो है वो एंटरटेनमेंट का है। यानी आप इस तरह से समझें कि एम्प्लॉयज को उन्होंने 32,000 तो पेमेंट की है, उसमें 6,000 उनको इस बात का दिया जा रहा था कि वो कस्टमर की एंटरटेनमेंट करें। तो अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 20। तो बेसिकली उन्होंने 26,000 एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे थे, और 6,000 क्या था, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था। ठीक है, और ये सारे का सारा किस में पे किया जा रहा है, कैश में। अब आते हैं सेक्शन 21 के ऊपर कि सेक्शन 21 ने हमारी क्या इस एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई रहनुमाई की है या नहीं की। जरा पहले उसको समझते हैं ताकि हमें बात की समझ आ जाए। मैं जरा कैमरा ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अगर तो इसने सपोर्ट किया मेरे नेट ने तो ठीक है, वरना फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। This conference will now be recorded. अच्छा जी, तो मेरी बताइएगा प्लीज, आवाज क्लियर है? मेरी आवाज बताइएगा क्लियर है? स्क्रीन शेड है, पिक्चर आपको नजर आ रही है? ओके, अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेंस था 32,000 पर मंथ, लॉ हमारी क्या रहनुमाई करता है। लॉ ये कहता है, वो कहता है कि अगर आपने कोई एक हेड ऑफ इनकम वो 2.5 लाख से ज्यादा हो, जैसे ये एंटरटेनमेंट है, अगर आपने इसको ज्यादा कैश में पे कर दिया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। बात ठीक है। अगर हम इसकी अमाउंट लें तो ये बनती है 6,000 इंटू कितने एम्प्लॉय हैं, 5 इंटू 12 इंटू 5, तो देखें क्या अमाउंट बनती है, 6,000 इंटू 12 इंटू 5, तो ये बन जाती है 300 60,000। सारी की सारी अमाउंट किस में पे की गई है, कैश के अंदर हो गया। सवाल ये है, कैश ये भी कहता है कि इसमें कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी है, अगर 25,000 तक है तो वो भी आपको अलाउ। अपना 25 आ रही है उससे 21 ऑन कर दिया, आवाज क्वेश्चन की वजह से ऑफ किया है जी, जरा प्लीज। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओके। अच्छा जी, मैं दोबारा सुनिएगा, लॉ की प्रोविजन क्या है। मैं अब सेक्शन 21 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर कोई सिंगल हेड ऑफ इनकम आपने 250,000 से ज्यादा का पे कर दिया कैश में तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसकी कंडीशन ये है कि उसमें कोई एक ट्रांजैक्शन अगर 25,000 से कम है तो उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो भाई बात ये है कि हमारी एंटरटेनमेंट तो सारी 6,000 की है, सारी की सारी कितनी है, 6,000 की। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट तो अलाउ हो गई। ठीक है, बेशक ये 250,000 से एक्सीड कर गई है, लेकिन इसमें हर ट्रांजैक्शन कितनी थी, 6,000 की, जो कि 25,000 से कम है। लिहाजा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो था वो 360,000, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं
जी सुनिएगा, ये सवाल ये था कि आपका कोई एक हेड ऑफ इनकम हो, कोई एक एक्सपेंस कर लें, हेड ऑफ एक्सपेंस है कोई एक एक्सपेंस जो है पूरे साल में अगर 250,000 से एक्सीड कर जाए और आप अगर उसको कैश में पे करेंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ऑप्शन नीचे लिखिए कोई, फिर ये रूल हेड है इसके अंदर। अब जाहिर बात है कि ये जो हमारी 360,000 की अमाउंट है ये कैसे बनी है, ये 6,000 की ट्रांजेक्शन से मिलकर बनी हुई है ना ये वाली। तो इसमें कोई भी अमाउंट जो है वो 25,000 से ज्यादा नहीं है, लिहाजा हम सारी की सारी पेमेंट कैश में कर सकते थे। अब सुनिएगा दोबारा मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर लेट्स सपोज कि इसमें 60,000 की पेमेंट होती जो हम कैश में पे कर देते, तो अब चूंकि ये पूरे का पूरा हेड जो है वो 250,000 से एक्सीड कर गया, तो वो 60,000 की अमाउंट हमें डिसअलाउ हो जाती है। ठीक है, यानी पूरा हेड जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो और उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन जो 25,000 तक हैं वो अलाउ हो जाएंगी। इस तरह से समझ लें, कोई हेड ऑफ इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाए तो उसमें उसके अंदर वो तमाम ट्रांजैक्शन जो 25,000 तक हैं, उससे कम है या वो सारी की सारी अलाउ है, तो हमारे इस अमाउंट के अंदर तो तमाम ट्रांजैक्शन ही 25 से कम है, तो लिहाजा सारे की सारी अमाउंट ये अलाउ हो जाएगी। तो पहली चीज जो हमें समझ आ रही है इसकी, वो ये समझ आ रही है कि इसके अंदर ये वाली अमाउंट तो डिसअलाउ नहीं होगी। यानी 32 में से अगर आप 6,000 माइनस कर दें तो बाकी बच गया हमारे पास 26,000। अब इसके ऊपर आते हैं कि ये आती है सैलरी के जुमरे में। अब देखते हैं कि सैलरी के लिए हमें लॉ क्या रहनुमाई करता है। लॉ कहता है कि सैलरी आप 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉई कैश में दे सकते हैं, लेकिन अगर ये उससे बढ़ गई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैश के थ्रू नहीं देंगे बल्कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में आप यूज करेंगे क्रॉस चेक, इसमें आप यूज करेंगे इसकी ऑनलाइन पेमेंट, और इस दफा उन्होंने जो अमेंडमेंट की है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की बात भी की है। ये आपको बाद में बताएंगे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। आपकी किताब के अंदर एक बुकलेट छोटी सी पेजेस पड़े हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सैलरी 26,000 थी 5 एम्प्लॉयज की पूरे साल की, ये अमाउंट हमें डिसअलाउ हो जाएगी और हम इसे 18 लाख में ऐड बैक कर देंगे। अब मुझे बताइएगा ये बात क्लियर हो गई है सेक्शन 21 की? यस करें फिर मैं आगे चलूंगा। ओके, फिर आगे चलिएगा पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस include rupees 150,000 which were paid to a research institution in China for the purpose of developing a new product। बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 26 है हमारा, वो हमें कहता है कि आपको रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउ है। ये कंफर्म कर लीजिएगा, या 27 होगा मेरा ख्याल है, सेक्शन 26 है। तो ये हमें क्या है, अलाउ है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका मतलब है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इट्स ओके, ये लाइन हम इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हमें अलाउ हैं क्योंकि बिजनेस के लिए है। ओके आगे चलें, फिर आगे देखिएगा। कहता जी अकाउंटिंग लॉस ऑन द सेल ऑफ पेटेंट्स। जी ये आ गया, पेटेंट्स की सेल कर दी। पेटेंट्स क्या होते हैं, सेक्शन 24 में इंटेंजिबल्स कहलाते हैं, वो आपने बेच दिए। वाज रुपीज 65,000, 65,000 के। अब देखना ये है कि क्या ये 65,000 हमारे मुताबिक ठीक है या नहीं है। अगर तो टैक्स के मुताबिक ये ठीक ना हुआ तो हमारी इस इनकम में क्या हुआ हुआ है, ऐड, तो फिर क्या कर देंगे इसको, लेस। तो जो टैक्स वाला लॉस है उसको एडजस्ट करेंगे। कहता था टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ दीज पेटेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 430, बिल्कुल ठीक है, एंड दीज वर सोल्ड फॉर 524।
amortization charged to the profit and loss account on these patents for the current year 25,000। लें जी, अब जरा देखते हैं कि सेक्शन हमारी क्या रहनुमाई करता है। दो चीजें बताई गई हैं इसके अंदर। नंबर 1 कि इसके अंदर हमने एक इनकम को ऐड किया है। पहले देखें, इनकम को ऐड किया वो है 65,000। दूसरा, हमने इसमें अमोर्टाइजेशन को लेस किया है, वो है 25,000। तो सबसे पहला तो ये सवाल है कि क्या ये ठीक है या गलत है। पहले इसको फैसला करते हैं। देखें, अगर आप किसी इनटेंजिबल को सेल करें तो जिस साल सेल करें उस साल आपको कोई अमोर्टाइजेशन नहीं मिलती, ये बात याद रखें। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 25,000 हमने लेस किया था इसको क्या कर देंगे, ऐड। पहली बात तो ये हो गई। अब देखना ये है कि क्या ये इनकम ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। तो देखिएगा सेल प्राइस इसकी कितनी है, 524, और इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है 430। तो अगर कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आएगा हमारा, 524 माइनस 430, तो ये आ जाएगा 94,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उन्होंने ये वाली इनकम ऐड की है ये गलत है। इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, और असल में 94,000 जो है इसको ऐड करेंगे। यानी अकाउंटिंग की जो इनकम है उसको हम ये ऐड हुई थी इसको माइनस कर देंगे, और जो टैक्स बेस इनकम है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम इसके साथ हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी कि हम 65,000 को, मैं सम कर रहा हूँ, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 25,000 को इसमें ऐड करेंगे और 94,000 को ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों की ये हमने रिवर्सल डाली है और ये हमने एडजस्टमेंट डाली है, इसको हमने एडजस्ट किया इसके अंदर। इज इट क्लियर। ये सेक्शन 24 की मैंने बात की है। अगर समझ आ गई है तो मुझे यस का मैसेज कर दें, फिर मैं आगे चलूं। ओके, थैंक यू। आगे चलिएगा 4 के ऊपर। ये आ गया जी हमारा सेक्शन 29 बैड डेट्स का। कहता है जी रिसीवेबल्स फ्रॉम आतिफ, ये बिल्कुल इस साल आपके टैक्स ईयर 2022 मार्च की अटेम्प्ट में सेम टेस्ट हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। रिसीवेबल फ्रॉम आतिफ एंड असलम which had been written off in the previous year were recovered। ठीक है, डिटेल्स आर एज फॉलोज। उसकी डिटेल ये है, अब जरा सुनिएगा, इसको जरा मैं पिछली वर्किंग को जरा मैं डिलीट करता जाऊं ताकि आपको ये मिल जाए चीज। ये देखिएगा, देखें तरीकेकार क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग में क्या हुआ। जो अकाउंटिंग में हुआ उसकी रिवर्सल डाल दें, और फिर देखें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो पहले देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसकी मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर अकाउंटिंग में आप किसी चीज को, लेट्स सपोज के 2000x1 में उसको आप एक्सपेंस कर चुके थे, लेकिन अब 2000x2 में आपकी रिकवरी हो गई, आपको पैसे वापस मिल गए, तो यहाँ क्या करेंगे, आप उसको इनकम डिक्लेयर करेंगे। तो पिछले साल ये आपका एक्सपेंस था, तो इस साल आपकी इनकम बन जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि हुआ क्या है। कहते हैं जी क्लेम्ड बैड डेट्स इन द लास्ट रिटर्न, ये बात कर रहा है आतिफ की। अलाउड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, इसको भी भूल जाएं। अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये वाली। इसका मतलब ये है कि हमने अकाउंटिंग में क्या किया होगा, 8 लाख माइनस 7 लाख। हमने पिछले साल 8 लाख रुपए को क्या किया था, इसको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया था, उसमें से 7 लाख मिल गया, तो हमने 7 लाख को क्या किया होगा, इनकम डिक्लेयर कर दी होगी। यहाँ पर आ जाएं, 12 लाख रुपया जो था पिछली साल हमने असलम का एक्सपेंस आउट किया था, हमें कितने पैसे मिल गए, उसमें से 4 लाख।
तो हमने 4 लाख को क्या किया, इनकम डिक्लेयर किया होगा इस साल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो हमने दोनों अमाउंट्स ऐड की हैं इनको तो लेस कर देंगे। पहला ट्रीटमेंट ये कि चुप करके जो इन्होंने अकाउंटिंग में किया है उस ट्रीटमेंट को लेस कर दें। क्यों लेस करें? क्योंकि हमने टैक्स के ट्रीटमेंट को करना है, अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट की हमने रिवर्सल डालनी है। पहली चीज तो ये समझ आ गई। अब चलते हैं टैक्स में क्या होना था। एक एडजस्टमेंट आपको समझ आ गई, यानी हमने 7 लाख रुपया प्लस 400,000 जो है इन दोनों ऐड हुई थी, इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। बेटा जी पानी देना, ये पड़ा ओके। अच्छा एक तो ये एडजस्टमेंट होगी, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं टैक्स में क्या होना चाहिए। टैक्स का मैंने आपको बड़ा आसान फार्मूला बताया हुआ है, अलाउड वर्सेस एक्चुअल। बिल्कुल जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी अगर आप इसको समझेंगे तो। अब देखिएगा अलाउड कितने थे, हम यहाँ करते हैं आतिफ और ये असलम। ये मुझे लगता है आतिफ और उसका बाप दोनों ने हमारे पैसे मार लिए हुए हैं। तो आतिफ असलम जो है ये तो सुना गाने शाने गाता है ये। चलें जी, अब देखिएगा आतिफ के कितने एक्सपेंसेस अलाउ थे, 5.5 लाख। ये देखिएगा, ये देखिएगा अलाउड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। सबसे पहले देखें कि कौन सी लाइन मेरे लिए रेलेवेंट है। ये वाली जो लाइन है ना ये मेरे लिए रेलेवेंट है टैक्स पर्पस के लिए। तो आतिफ की कितनी आ गई, 550,000। असलम का कितना आ गया, 600,000। अब देखना ये है कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन को समझिएगा कि एक्चुअल मेरे बैड डेट्स कितने हुए हैं। पहले आतिफ का देखें, आतिफ से हमने 8 लाख रुपया लेना था, 7 लाख मिल गया। देखिएगा 7 लाख मिल गया, एक्चुअल कितना हमारा बैड डेट्स हुआ, 1 लाख रुपया। आतिफ साहब से हमने 8 लाख लेना था तो 7 लाख मिल गया, बाकी 1 लाख रुपया हमारा बैड डेट्स हो गया। अब उसके बाप की तरफ जाते हैं असलम साहब से। असलम साहब से 12 लाख लेना था, कितना मिल गया, 6 लाख। बैड डेट्स कितने हो गए, 8 लाख। अब जरा आ जाएं इसके ऊपर, हमें ये पिछले साल लेट्स सपोज के 2000x1 था, उसमें ये एक्सपेंस अलाउ हुआ था, हमने इसको माइनस किया हुआ था, ठीक है। एक्चुअल हमारा हुआ है 1 लाख रुपया। तो देखें जरा, हमें कम हुआ, हमने ज्यादा किया हुआ है, ज्यादा। हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट एक्सेस कर ली हुई है, वो की है 450,000। यानी हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ था 1 लाख रुपए का, जबकि हम कितना माइनस कर चुके हैं, 550। तो लॉ कहता है कि ये जो तुम मेरे से ज्यादा एक्सपेंस ले चुके हुए हो, अब इसको इनकम बनाओ, यानी अब इसको इनकम में क्या करो, ऐड। तो 450,000 हम अपनी इनकम में इसको ऐड कर लेंगे। आगे चलते हैं, हमें उसके बाप की वजह से 6 लाख रुपए का एक्सपेंस मिला था, हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो गया, 8 लाख रुपया। तो डिपार्टमेंट कहता है मजीद तुम 2 लाख रुपया क्या कर लो, माइनस कर लो। दोबारा सुन लें, हमने एक्चुअली माइनस कितना किया था, 550, करना कितना था, 1 लाख रुपया। तो गलती कितने की हुई है, 4 लाख रुपए की, उसकी रिवर्सल डाल दें। ये माइनस हुआ था ना, ये माइनस हुआ था, माइनस ये करना था। तो अब क्या कर लें, जितना गलत हुआ उसकी रिवर्सल की एंट्री डाल दें। तो हम इसमें अपने प्रॉफिट में 4.5 लाख रुपया ऐड करेंगे। यहाँ 6 लाख रुपया करना, यहाँ 8 लाख था, कितना कर चुके हैं, 6 लाख रुपया। समझ आइए, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपया हम क्या करेंगे, फर्दर और कर लेंगे। बड़ी सादा सी मिसाल है, खर्चा ज्यादा हुआ है ज्यादा कर लें, कम हुआ है जो ज्यादा था उसकी रिवर्सल डाल दें। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल था सेक्शन 29 का, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर ये बात समझ आ गई है बता दें, फिर मैं आगे चलूं। जी थैंक यू। चलें जी, उसके बाद कहता है जी, ME हैज ओपन्ड अ सेल ऑफिस इन दुबई। जैसे ये बात आई,
आपके जहन में क्या आना चाहिए? फॉरेन सोर्स इनकम। In this respect, furniture costing 850 with return on value of 650 was shifted to Dubai office. The tax return on value of the furniture at the beginning of the year was 610. लें जी, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट की बात आ गई। इसकी बात आ गई, एक्सपोर्ट ऑफ एसेट की बात आ गई। ये क्या हो? अच्छा जी, अब जरा जहन में लेके आए कि आपने अगर कोई एसेट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया हो तो उसका क्या लॉ हमें बताता है? जहन में लेकर आए, एक्सपोर्ट ऑफ एन एसेट, अगर किसी एसेट को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर भेज दिया जाए, बेशक आप अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उसका फार्मूला था सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। तो हम यहाँ सेल प्राइस में क्या ले लेते हैं? कॉस्ट। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो अगर किसी एसेट को एक्सपोर्ट किया जाए तो उसका फिर ये फॉर्मूला बनता है। अब जरा देखिएगा, इसमें से डेटा हमने ढूंढना है। ओपन अ ब्रांच, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 850, कॉस्ट हमें गिवन है, ये वाला एलिमेंट, with return down value of 650 was shifted to the Dubai office. The tax return down value of the furniture at the beginning of the year was this. उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 610 थी। देखें, इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास गिवन है और ये कॉस्ट है। असल जो अगर इसको आप ओपन करें तो ये फॉर्मूला आपका बनता है कॉस्ट माइनस कॉस्ट प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो ये कट के बाकी का, आज तक उस एसेट के ऊपर जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो आपका गेन बन जाएगा। तो आप देखिएगा, अगर किसी एसेट की कॉस्ट हो 850 और उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है डिप्रिसिएशन माइनस करके वो आ रही हो 610, तो कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की है, इन दोनों का फर्क ले लें। यानी ओरिजिनल कितने का था, आज कितने का है। ये डिफरेंस क्यों आया है? डिफरेंस उसकी डिप्रिसिएशन की वजह से है। तो इसको क्या करें, जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 850 माइनस 610, तो ये आ गया जी 2,40,000 रुपया। ये इसका गेन है जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, ये था जो हमें कैलकुलेट करना था इसके अंदर। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? ये बताइएगा जी, अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं आगे चलूं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी जाए, ठीक है, अपनी सेल, उसकी सेल प्राइस कॉस्ट से महंगी हो, या कोई एसेट एक्सपोर्ट कर दिया जाए, दोनों की सूरत में आपने एग्जाम में क्या फाइंड करना है कि उस एसेट के ऊपर आज तक कितनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चार्ज की गई है। ओके, 40,000 पॉइंट। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 580,480। जारी बात है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है तो वो क्या करेंगे, इसको एड बैक करेंगे। ठीक है, however no depreciation has been provided on the following fixed asset purchased on 1st March X3। हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून X7 को। वो कहता है 1 मार्च को एसेट ये खरीदे गए, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। असूल क्या क्वेश्चन का कि आप डिप्रिसिएशन को रिवर्सल पहले डाल देंगे, यानी इस अमाउंट को एड बैक पहले करेंगे, लेकिन इस एसेट की जो डिप्रिसिएशन है वो बाद में माइनस करेंगे। तो फर्नीचर कितना हमारे पास, 2 लाख का। यूज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, तो मशीनरी पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रही है। फर्नीचर के ऊपर क्या करेंगे, एसेट की एडिशन और डिलीशन के ऊपर 50% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है पहले साल।
चलें इसका जरा कैलकुलेट करके देखें क्या आंसर आ रहा है। तो अगर फर्नीचर पर आप करेंगे तो ये बनेगा 2 लाख। अभी मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन रेट है 15% इंटू 50%। तो फर्नीचर के ऊपर कितनी डिप्रिसिएशन आ गई हमारे पास, 2 लाख इंटू 0.15 इंटू 0.5, तो 15,000 की डिप्रिसिएशन आ गई हमारे पास फर्नीचर के ऊपर। अब आते हैं मशीनरी के ऊपर। ये यूज मशीनरी थी लेकिन इंपोर्ट की गई है, पाकिस्तान में तो पहली दफा इस्तेमाल हो रही है ना, तो लिहाजा सबसे पहले इसके ऊपर क्या मिलेगा, हमें इनिशियल अलाउंस मिलेगा। तो इनिशियल अलाउंस का 50% नहीं करना आपने, क्योंकि वो तो पूरा ही मिलता है, इंटू 0.25। तो हमें इसके ऊपर एक इनिशियल अलाउंस मिलेगा 125,000 प्लस इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करें 5 लाख माइनस 125,000 इनिशियल अलाउंस इंटू 15% इंटू 50%। तो हमारे पास क्या आ गया, 375,000 इंटू 0.15 इंटू 0.5। तो डिप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 28,125। तो 3 अमाउंट मेरा बेटा ये वाली जो है ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन इन तीनों को माइनस बाद में करना है। पहले इस अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे, लेकिन इन तीनों अमाउंट को क्या करेंगे, लेस सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एंड पे माइनस किया जाता है। आगे चलें, ये बात अगर समझ आ गई है तो बताएं, यस करें फिर मैं आगे चलूं। जी थैंक यू। आगे आते हैं जी 7 पॉइंट के ऊपर। टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्रायर टू द एडजस्टमेंट्स मेंशन्ड फॉर अबव अमाउंटिंग रुपीज दिस। लें जी, इसमें ये वाली जो अमाउंट है ये भी इसी का हिस्सा बन जाएगी, 456,400। तो ये चारों अमाउंट हमारी इस साल की डिप्रिसिएशन ये बन जाएगी। एडवांस टैक्स पेड, ले जी एडवांस टैक्स तो हमारा टैक्स का है, ये टैक्स लायबिलिटी में से जाके माइनस करना है। अभी तो हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इसको टैक्स में जाके, यहाँ मैं टी लिख लेता हूँ कि इसको टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है। 9 आ गया पॉइंट, द असेस्ड बिजनेस लॉस ऑफ द टैक्स ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड इन टैक्स ईयर R830। देखिएगा अब क्या करेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट्स डालेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन को इस साल की और ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। These include unabsorbed tax depreciation amounting rupees 750। तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड -705, ठीक है जी। तो ये हो गया 830 माइनस 705, 125। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने क्वेश्चन में 125 पहले माइनस करेंगे और ये जो 705 है वो इस डिप्रिसिएशन के साथ ऐड कर देंगे। ये देखिएगा, ये वाली डिप्रिसिएशन क्या है इस साल की, ये क्या है ब्रॉड फॉरवर्ड, तो सबको इकट्ठा कर देंगे और पूरी सारी वैल्यू को बाद में माइनस करेंगे। 125 को हम पहले करेंगे, दोबारा सुन लीजिएगा, पहले आप एडजस्टमेंट्स डालेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, फिर आपकी इस साल की डिप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों को माइनस करेंगे। इस तरह से आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम तक पहुंचेंगे। तो इसमें देखिएगा हमारे पास बैड डेट्स भी आ गए, बिजनेस लॉसेस भी आ गए, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी आ गई, एडवांस टैक्स भी आ गया, सेक्शन 21 भी आ गया। तो बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था। मुझे बताइएगा इसकी समझ आ गई आपको, पॉइंट 9 की मुझे क्लियर कीजिएगा। ओके आगे चलें। कहते जी अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ मुश्ताक। अब हम अज्यूम करेंगे कि ये उसके अंदर शामिल हैं या नहीं है। देखें दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। उसने हमें यहाँ पर प्रॉफिट बताया और उसकी आगे एडजस्टमेंट्स बता दी, ये 1 to 9। ये देखिएगा, तो हमने तमाम एडजस्टमेंट्स को ये अज्यूम किया कि ये बिजनेस में एडजस्ट हुई हैं, लेकिन जब हम आगे चलते हैं
तो यहाँ पर जाके वो पॉइंट नंबरिंग खत्म हो गई, ये देखिए नोट करें, नंबरिंग खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन को खुद से हम प्रॉफिट का हिस्सा नहीं समझेंगे। अगर एग्जामिनर कह देगा कि ये उस इनकम में ऐड है तो फिर माइनस करेंगे। तो लिहाजा जब उसने वो नंबरिंग खत्म कर दी तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखें, कहता है जी ऑन 1 जून X7, हमारा साल चल रहा है 1 जुलाई X6 से लेके 30 जून X7 तक। तो ये बात कब की हो रही है, यहाँ पे कहता है ही सोल्ड 6000 लिस्टेड शेयर्स। देखें, जैसे ही शेयर बिकेंगे फौरन आपके जहन में कैपिटल गेन्स का नाम आना चाहिए। फॉर 430 आउट ऑफ 15,000 शेयर which he has received on 1 May X2। अब इस X2 से क्या मुराद है? अगर इस X2 से मुराद हम 2012 लें, हमने कहा कि अगर 1 जुलाई 2013 से पहले अगर कोई शेयर खरीदे जाएंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एक ओपिनियन है कि 16, लेकिन मैं फिलहाल इसी पे फिलहाल जा रहा हूँ कि 1 जुलाई 2013 से पहले। तो ये क्या चीज़ है फिर, क्या ये वो है? लेकिन अगर हम X7 को 2022 लें तो फिर जो X2 है ना, ये टैक्सेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये सिक्योरिटीज क्या हो जाएंगी, हमारे कुछ ही साल पहले हमने खरीदी हैं तो ये टोटली टैक्सेबल होंगी। इसका रेट कितना होगा, 15%। ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर लें, जिसने खरीदी नहीं है, दोबारा सुन लीजिए, अब आ गया। अगर आपको विरासत में शेयर मिले तो उसका फार्मूला क्या होता है गेन का, अब सुनिएगा जरा। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस डीम्ड कॉस्ट। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूं कि डीम्ड कॉस्ट कब लेंगे। सुनिएगा, विरासत में आपको कुछ मिल जाए शेयर कैपिटल, उसमें भी आप डीम्ड कॉस्ट लेंगे। और अगर आपको गिफ्ट मिला था और आपने उसको 2 साल के बाद बेच दिया तो फिर भी डीम्ड कॉस्ट लेंगे। डीम्ड कॉस्ट से क्या मुराद है, डीम्ड कॉस्ट से मुराद है जिस दिन आपको वो चीज मिली थी उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी। यानी गिफ्ट या विरासत में चीज तो आपको फ्री मिलती है, ये फ्री होती है, लेकिन लॉ ने आपको एक फायदा दे दिया कि अगर आपको कैपिटल एसेट्स मिलेंगे, मैं सिर्फ कैपिटल एसेट की बात कर रहा हूँ, विरासत में या गिफ्ट की शक्ल में, तो उस दिन की उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो जैसे ही उसने विरासत का कहा, बाप की डेथ हो गई, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर टू मुश्ताक वाज 25 पर शेयर। 25 रुपए उसकी शेयर थी और उन्होंने कितने बेच दिए, 6000 शेयर बेच दिए। तो गेन देखें कितना आएगा, उसका जो हमें प्राइस गिवन है 4,32,000 रुपए के उसने बेचे हैं। 432,000 माइनस 6,000 शेयर थे मल्टीप्लाइड बाय 25। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो ये बनता है 6,000 इंटू 25, 150,000। तो 432, तो हमारा गेन कितना आ जाएगा, 432,000, 282,000। देखें, दोबारा सुनिएगा, हमारा जो गेन है उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। लेकिन जब विरासत में चीज आ जाए तो यहाँ कॉस्ट नहीं ली जाती, उस दिन की डीम्ड कॉस्ट ली जाती है जिसको कि फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, जिस दिन आपको वो चीज मिली थी। आपने शेयर बेचे तो 432 के, लेकिन जिस दिन आपको मिले उस दिन एक शेयर 25 रुपए का था, बेचे कितने आपने, 6,000, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के 3 ट्रीटमेंट आपने करने हैं। नंबर 1, उसको इनकम में ऐड करना है, अपने हेड में यानी कैपिटल गेन में ऐड करेंगे। नंबर 2, टोटल इनकम में से लेस करना है और इसका जो टैक्स है वो जाके टैक्स में ऐड करना है। तो ये 3 ट्रीटमेंट जैसे ही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आए, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं इसलिए उसके ऊपर वो आएंगे। अगर कहा जाए लिस्टेड कंपनी के शेयर अक्वायर किए हैं
तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट का सोचना पड़ेगा। अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे हैं तो फिर कैपिटल गेन का सोचें। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये है, ये बात बताइएगा आपको समझ आ गई? अगर समझ आ गई है तो मुझे बताइएगा। जी मेरा बेटा। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो है बेटा, उसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। पहले उसको अपने रेलेवेंट हेड में ऐड किया जाता है, फिर टोटल इनकम में से माइनस किया जाता है और फिर टैक्स लायबिलिटी में उसका टैक्स ऐड करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में हम कैपिटल गेन में जाके 282,000 ऐड करेंगे, टोटल इनकम में से 282,000 माइनस करेंगे और फिर टैक्स में जाके 282,000 का 15% जो टैक्स है वो ऐड करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट होगा, ये जो मैंने अभी किया है इस लाइन का। ठीक है जी, चलें अब जरा इसका हम सॉल्यूशन देख लें कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हमारे पास कैसे इसको लिया गया है। देखें, जो पैटर्न मैंने आपको कहा आप उसी को फॉलो कीजिएगा, बेशक एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो। लें जी, ये आ गया जी मुश्ताक एंड कंपनी, टैक्स ईयर 2007, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। एग्जामिनर इसकी तरतीब ये करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप भी उसी तरतीब को फॉलो करें। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है बिजनेस इनकम की, ये बात याद रखें, क्योंकि हेडिंग के बगैर आपने इनकम कैलकुलेट कभी भी नहीं करनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर यहाँ लॉस हो तो लॉस लिख देंगे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख देंगे, बाकी एडजस्टमेंट सेम रहेंगी। ठीक है जी। अब देखिएगा सैलरीज पेड, सबसे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि 6,000 तो अलाउ था, लेकिन ये जो 26,000 रुपए की सैलरी पे की थी इनटू 5 एम्प्लॉय थे हर महीने, ये डिसअलाउ हो गई, हमने ऐड बैक कर दी। पेड रिसर्च टू चाइना, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द पेटेंट हमने ऐड कर दिया, और टैक्स गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ द पेटेंट जो था वो 94,000 हमने इसमें से अकाउंटिंग लॉस जो था वो हमने ऐड किया और अकाउंटिंग गेन को भी ऐड कर दिया। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, ठीक है, इसको हमने ऐड बैक कर दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये देखिएगा ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। एक ये वाली अमाउंट है, एक ये वाली अमाउंट है इसके अंदर, और एक यहाँ उन्होंने ये देखिएगा 7 लाख और 11 लाख जो अकाउंटिंग वाला था ना, मैंने आपको बताया था, ये दोनों अमाउंट, तो तीनों का मैं आपको ऑलरेडी बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। ठीक है, जो अकाउंटिंग में उन्होंने ऐड किए थे वो हमने ये भी लेस कर दिया, ये भी लेस कर दिया, और आतिफ का और उसके बाप का दोनों का मैं बता चुका हूँ कि ये ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे जी अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन एग्जाम में गिवन थी, वो भी हमने ऐड कर दी। उसके बाद आ गया जी डेफिशिएंसी इन दी बैड डेट्स, और सॉरी ये भी इसके अंदर एक, ये सारी ट्रांजैक्शन जैसे मैंने कही है ना करेंगे तो इनका आंसर सेम आएगा जो मैंने आपको करवाया हुआ है। 1, 2, 3 और 4 आप मेरे पैटर्न के ऊपर करेंगे तो आंसर ठीक आएगा आपका। नॉर्मल बिजनेस लॉस ऑफ द टैक्स ईयर, ये मैंने आपको बताया था कि आप सारे काम करके पहले डिप्रिसिएशन से पहले इसको क्या करना, आपने माइनस करना है। तो इसके लिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस करेंगे आप, इसके साथ आप वर्ड यूज करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 125। उसके बाद सारी की सारी डिप्रिसिएशन जो मैंने अभी आपको बताई थी वो आप माइनस कर देंगे, पिछले साल की भी माइनस कर दें, इस साल की जो फर्नीचर की है वो भी माइनस कर दें, इनिशियल अलाउंस भी माइनस करें, और उसके बाद जो है वो प्लांट के ऊपर भी कर दें, और ये सारी की सारी मशीनरी माइनस करेंगे, तो ये आपकी क्या आ गई, टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ गई। ये वाली अमाउंट थी, इसकी सारी कैलकुलेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये सारा ट्रीटमेंट बता चुका हूँ, सिर्फ अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ।
आगे चलिएगा, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन दिस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिएगा, पहला ट्रीटमेंट ऐड किया, दूसरा ट्रीटमेंट लेस किया, ठीक है, और तीसरा ट्रीटमेंट ये वाला उसका टैक्स, ये देखिए 3 ट्रीटमेंट पूरे हो गए, 1, 2 और 3, ये उसका टैक्स रेट आपके पास आ गया 12.5%। मैं गलत बता गया हूँ, 15%, 12.5% जो इसका रेट है वो आपने किया। तो अब ये क्या है, ठीक है, सैलरीड है, नॉन सैलरीड, नॉन सैलरीड लिखेंगे, अगर एओपी होगी तो एओपी लिख देंगे इसका। इसको आप ऐसे कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे ये 2 लाइनों में टैक्स है, आप ये 2 लाइनों की बजाय एक ही लिख सकते हैं, यानी आप लिखेंगे 70,000, ये टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे, प्लस 15% ऑफ द अमाउंट। अब ब्रैकेट के बाद ये अमाउंट लिखेंगे 2059925 माइनस 1.2 मिलियन, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो आपके ये टोटल अमाउंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, टैक्स क्रेडिट कोई है नहीं, तो लिहाजा आपने डायरेक्ट क्या किया, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आपने ये किया, ठीक है, और उसमें से एडवांस टैक्स आपने माइनस कर दिया, तो ये आ गया टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर आप देखें, हमें सेक्शन 18 भी टेस्ट हुआ, 19 नहीं था, ठीक है, सेक्शन उसके बाद 21 जो था वो भी टेस्ट हुआ, सेक्शन 22 टेस्ट हुआ, सेक्शन 23 टेस्ट हुआ, सेक्शन 24 टेस्ट हुआ, सेक्शन 56 इसके अंदर टेस्ट हुआ, सेक्शन इसके अंदर 37A टेस्ट हुआ, राइट। तो कितना जबरदस्त एक क्वेश्चन था। बैड डेट्स का हुआ, सेक्शन 29 भी इसमें टेस्ट हुआ बैड डेट्स का, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैड डेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सपोर्ट ऑफ एसेट का हुआ, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का आ गया, ठीक है, वो चीज भी इसमें आ गई। अगर ये चीज समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आमीन, थैंक यू वेरी मच। जी जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह जी।